खबर को समझने के लिए, और इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। सबसे पहले समझिए अभी क्यों नहीं होगी टीचर की ट्रांसफर पोस्टिंग, ये आपको बताएंगे। समझिए डिजिटल अरेस्ट कितना डेंजरस है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरे चरण के दंगल की पूरी ABCD आपको समझाएंगे, और वोट जिहाद वर्सेस एक मुश्त हिंदू वोट की बात क्यों हो रही है, यह भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को स्थगित कर दिया है। सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद अब नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। वैसे हाईकोर्ट ने सिर्फ याचिका दायर करने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे दिया था, लेकिन सरकार ने कोर्ट के फैसले के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्णय को ही अभी स्थगित कर दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। बिहार में 5 लाख सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग अटक गई है। पटना हाईकोर्ट के स्टे के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी स्थगित कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि सक्षमता परीक्षा पूरी हो जाने के बाद नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें मौजूदा नीति में बदलाव भी हो सकता है। हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी, और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। औरंगाबाद के 13 शिक्षकों ने पॉलिसी का विरोध करते हुए 18 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल स्टे लगाते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी। हम लोगों ने अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और उन्हें बताया कि रूल के कंट्रेरी जाकर के जो प्रोविजन बने हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के, वो कहीं से भी वैधानिक नहीं है, लीगल नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नीति लाई थी। इसके तहत शिक्षकों से अपनी पसंद की जगह के लिए आवेदन मांगे गए थे। सरकार ने 22 नवंबर 2024 तक आवेदन की समय सीमा तय की थी और कहा था कि समय पर आवेदन न मिलने पर विभाग अपनी मर्जी से पोस्टिंग कर देगा। अब तक करीब 1,20,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। साथ ही शिक्षक संगठन ने सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि आवेदन की प्रक्रिया में गड़बड़ी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की इस पूरी कहानी को जानिए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की पहल हुई, जिसमें राज्यकर्मी के दर्जा के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई। नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन मांगे गए और शिक्षकों से 3 जगहों का ऑप्शन भी मांगा गया। मतलब शिक्षक 3 अपने पसंदीदा जगह के ऑप्शन को भर सकते थे। मेरिट के हिसाब से जिला अलॉट करने की बात हुई। इसको सक्षमता परीक्षा का नाम दिया गया और इसके तहत सारी प्रक्रिया हो गई। शिक्षक अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन भी कर दिया गया। फिर उस जिले के लिए काउंसलिंग भी हो गई। अब विद्यालय अलॉट होने का इंतजार था। 7 अक्टूबर 2024 को नया नियम निकलवाया गया और नए नियम को शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का नाम दिया गया। इसके तहत फिर से अप्लाई करने को कहा गया। आवेदन के लिए आखिरी तारीख भी निर्धारित कर दी गई थी और आवेदन नहीं किए तो नौकरी वाले जिले को होम डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, ये तैयारी कर ली गई थी। अब ये समझना जरूरी है कि शिक्षक संघ ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में किस बात का विरोध कर रहे थे। दरअसल पुरुष टीचर के पास 10 अनुमंडल का ऑप्शन था, जबकि महिला टीचर के लिए 10 पंचायत का ऑप्शन था। शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे थे और औरंगाबाद के कुछ शिक्षक पटना हाईकोर्ट पहुंच गए। पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की ओर से यह कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी गड़बड़ है, नई पॉलिसी
बिहार एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 के नियमों के खिलाफ है और ये मांग उनकी तरफ से की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया। अब आप ये जानिए कि शिक्षक क्या चाहते हैं। तो शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। सक्षमता के नंबर के आधार पर स्थानांतरण किया जाए, उनकी ये मांग है। 10 अनुमंडल का ऑप्शन उन्हें नहीं चाहिए। और ऐसे में अब शिक्षक की तरफ से जब पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया। हालांकि अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फिर से नए सिरे से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। पटना विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर ये रुपए उड़ा लिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। पूछताछ के नाम पर 2 दिनों तक घर में पीड़िता को डिजिटली अरेस्ट रखा गया। वो रिटायर्ड प्रोफेसर है। उनके पढ़ाए कई आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। वो साइबर ठगी की शिकार बन गई। उन्हें 48 घंटे तक अपने ही घर में गिरफ्तार रखा गया और लूट लिए गए 3 करोड़ से ज्यादा रुपए। उस महिला की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बुजुर्ग महिला की उस दहशत भरी कहानी सुनेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। अगर आप भी नहीं चेते तो कल आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पास भी पैसे होंगे, आपके पास भी बैंक अकाउंट होगा और आपके पास भी मोबाइल फोन होगा। तो आपके लिए इस खबर को जानना बहुत जरूरी है। घटना पटना के एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर के साथ घटी है। साइबर ठगों ने 78 साल की महिला प्रोफेसर से सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी की। साइबर अपराधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाया। पूछताछ के नाम पर महिला प्रोफेसर को 2 दिनों तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रखा और महिला प्रोफेसर के खाते से 3 करोड़ 7 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। सुप्रीम कोर्ट और ये सीबीआई का भी हवाला दिया कि ये हाई प्रोफाइल जांच हो रही है, इसलिए आपको जो है अगर आपको ब्लैक मनी आपके पास नहीं है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है भेज रही हैं वो आरबीआई के द्वारा चेक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जेन्युइन पाएंगे तो सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। साइबर ठगों ने ठगी के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी, ट्रैवल कंपनी के नाम से करंट अकाउंट खोले और कर्नाटक, बंगाल, गुजरात के कुल 5 खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने इस मामले को इंटर स्टेट ठगी का मामला बताते हुए पटना के साइबर थाने में केस दर्ज करके छानबीन शुरू की। मोबाइल नंबर के जरिए ठगों को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट को लेकर देश की जनता को सचेत किया था। बावजूद इसके पटना में एक और कांड हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप सबसे पहले ये समझिए क्या है डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड का अब एक नया तरीका है। आप यूं कह सकते हैं कि इस नए तरीके के जरिए अब ठगी की जाती है। अब आप समझिए कि अपराधी कैसे करते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति को ऑडियो या फिर वीडियो कॉल करते हैं और खुद को पुलिस अधिकारी या फिर कोई जांच अधिकारी बता देते हैं। अधिकारी बनकर सामने वाले को डराते हैं, गिरफ्तारी की धमकी देते हैं और घर पर ही रहने को मजबूर कर देते हैं। वीडियो कॉल से हटने भी नहीं देते हैं। सोचिए, इस तरीके से वो वश में कर लेते हैं कि वीडियो कॉल से भी हटने नहीं देते और किसी को कॉल भी नहीं करने देते हैं। आपके ही घर में आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति को इतना डरा देते हैं कि वो आदमी डर जाता है, सहम जाता है। गिरफ्तारी का भय दिखाया जाता है और छोड़ने के बदले उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अब आप ये जानिए कि डिजिटल अरेस्ट के पहले क्या धमकी देते हैं। कुरियर में ड्रग्स, ऐसी धमकी दी जाती है। बैंक खाते से हेराफेरी हुई है, यह बताया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का भय भी सामने वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है। और ठगने के लिए अपराधी अगर पैसे नहीं हैं तो लोन भी दिलवाते हैं। लोन वाले ऐप्स भी डाउनलोड करवा देते हैं। मतलब ये कि अपराधी आपसे अगर पैसे मांग रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको लोन वाले ऐप्स डाउनलोड करवा देते हैं और कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट ही रखा जाता है। अब आप ये जानिए कि ज्यादातर किसको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों को,
कानून के जानकार को, इन लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। अब जबकि डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपके लिए भी डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जरूरी जानकारी जानना जरूरी है। तो जानिए कि जांच एजेंसी या पुलिस कॉल करके कभी भी आपको धमकी नहीं देती है। जांच एजेंसी या पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करती है। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा कॉल आए तो आपको सतर्क हो जाना है। डिजिटल अरेस्ट से बचने का तरीका क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, डराने वाले कॉल आए तो तुरंत ही आप पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। पुलिस की तरफ से भी और एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1930। इस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट करके @cyberdost के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में डिजिटल अरेस्ट से बचने की बहुत जरूरत है और हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि पटना में इस कांड ने सबको एक बार फिर से डरा दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। यूं तो 18 नवंबर की शाम 5 बजे ही